दोस्तों, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और एक लाइक ज़रूर करें। आगे की कहानी सुनिए। पारस रात 12 बजे अपने घर पहुंचता है। गेट पारस का सर्वेंट खोलता है। पारस के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वह अपने कमरे में जाता है, फ्रेश होकर किचन में आता है और खाना लेकर खाने बैठ जाता है। खाना खाने के बाद पारस अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तभी अचानक रुकता है और कहता है, दी आप आज भी नहीं सोई। तभी पिलर के पीछे छुपी हुई पूनम बाहर निकलती है। पूनम पारस की तरफ आते हुए कहती है, जिसका छोटा भाई घर से बाहर है, वह भी बिना कुछ खाए पिए तो उसकी बड़ी बहन कैसे सो सकती है। पारस बिना पूनम की तरफ देखे कहता है, दी जब जरूरत थी देखभाल की तब तो लोगों ने साथ छोड़ दिया, तो अब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा साथ दे और उसकी आदत मुझे लगे, इसलिए मैं अपना काम खुद कर लूँगा। आप सो जाया कीजिए। पूनम कहती है, मगर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे भी नाराज हो, तो पर ठीक से बात भी नहीं करता। पारस कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। पूनम आगे कुछ नहीं कहती। वह निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। पारस अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके सामने मिस्री का चेहरा आ जाता है। पारस खुद से कहता है कि आज क्या हुआ था, मुझे वह लड़की दिख रही है। क्यों उसके आंसू मुझे दिख रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पारस कहता है, शायद यह मेरा वहम है, मैं कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में सोच रहा हूँ। पारस अपनी आंखें बंद करता है और लाइट म्यूजिक लगाकर सोने जाता है। कुछ देर बाद पारस को नींद आ जाती है। एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो रो रहा था। बच्चा उसे परेशान कर रहा था। वो बच्चा कहता है, मेरे पापा को आने दो, फिर देख लेना, तुम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उसमें से एक बच्चा उस बच्चे को धक्का दे देता है और वह बच्चा पत्थर पर गिरने वाला होता है कि अचानक पारस घबरा कर उठता है और चीखते हुए कहता है, नहीं। वह देखता है सुबह हो चुकी थी। अपना सर पकड़ता है और कहता है, क्यों यह सपना मेरी जहन से नहीं जाता है। पारस ट्रैक सूट पहनता है और नीचे आता है। सुबह के 4 बज रहे थे, इसलिए वह जॉगिंग के लिए बाहर चला जाता है। जब वह जॉगिंग करके वापस आता है, पारस जब वापस घर आता है तो देखता है जीजा जी, सुधा बुआ और शुभ सुधा बुआ का बेटा वहीं बैठे चाय पी रहे थे। पारस चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। तभी पूनम आते हुए कहती है, रुको पारस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पारस कहते हैं, नहीं, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। पूनम कहती हैं, पारस रुको। पारस रुकता है तो पूनम उसके पास आकर कहती हैं, पारस, कब से माँ तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है, पर अब तुम उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो। पारस कुछ नहीं बोलता। पूनम कहती है, पारस कम से कम उनकी एक बार बात तो सुन लो। सावित्री जी, पारस की माँ आते हुए कहती हैं, बेटा मुझे कुछ। पारस चिढ़ते हुए बिना सावित्री जी की बात सुने कहता है, क्या सुनो, इन कहिए और अपने परमेश्वर से बात करें, उन्हें वो अपने दुख तकलीफ बताएं। पूनम चीखते हुए कहती है, पारस तमीज से बोलो, वो हमारे पापा हैं। पारस कहता है, अच्छा पापा हैं तो वह तब कहाँ थे जब हमें उनकी ज़रूरत थी, कहाँ थे बताओ दी। पूनम कुछ नहीं बोलती। वह बात को टालते हुए कहती है, पारस, यहाँ टॉपिक पापा नहीं है। पारस, बात इस बस इतनी सी है कि सुधा बुआ के बेटे का शगुन है। आज तो तुझे शाम को वहाँ पहुँचना है। पारस कहता है, मुझे मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। तभी सावित्री जी कहती हैं, सुधा जी के इकलौते बेटे शुभ की शादी है। तभी सुधा जी कहती हैं, बेटा क्या तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं कि तुम अपनी बुआ की इतनी बात मान लो कि तुम मेरे बेटे के शगुन के फंक्शन में आ जाओ। पूनम कहती हैं, बुआ जी, पारस जरूर आएगा। फिर पारस से कहती हैं, पारस, बुआ जी ने हमारे साथ उस समय खड़ी थी जब हमारे साथ कोई नहीं था, और शुभ तो हमारा भाई है, भूल गए तुम। और शुभ बचपन में कैसे साथ खेलते थे, मस्ती करते थे।
तो तुम उसकी शादी में कैसे मिस कर सकते हो? तुम्हारा और शुभ का सिर्फ भाई का हो नहीं, एक दोस्त का भी नाता है। पारस कहता है, दी मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। पारस चला जाता है। शुभ उछलते हुए पूनम के पास आता है और कहता है, दी आपको क्या लगता है, पारस भाई आने को रेडी हो गए? पूनम कहती है, लगता तो है। वेद जी कहते हैं, लगा लो सर, तुम्हारा भाई कुछ भी करेगा मगर वहाँ नहीं आएगा। पूनम कहती हैं, वो आएगा। सुधा जी कहती हैं, काश ये वहाँ आ जाए, हमेशा अपने बिजनेस में डूबा हुआ रहता है, कुछ मूड चेंज होगा। सावित्री जी कहती हैं, काश इधर मिश्री तैयार होकर बीना के साथ मंदिर आती है। मिश्री पूजा करती है कि बीना कहती हैं, क्या कर रही है मिश्री, जल्दी करना, मेरा अपॉइंटमेंट है पार्लर वाले के पास। मिश्री कहती है, अच्छा ठीक है चलती हूँ। मिश्री और बीना कुछ देर बाद पार्लर पहुँचती हैं। मिश्री पार्लर देखकर कहती है, बीना ये तो बहुत महंगा पार्लर है, उसमें बहुत खर्चा होगा। बीना कहती है, हाँ तो तुझे क्या तकलीफ है? मिश्री कहती है, मगर इसमें बहुत खर्चा आएगा। बीना कहती है, हाँ तुझे पैसे देने को कौन कह रहा है? तू एक काम कर, यहीं खड़ा रहा, मैं अंदर जाती हूँ और जब तक मैं बाहर ना आऊँ यहाँ से हिलना मत। मिश्री हाँ में सिर हिला देती है। मिश्री काफ़ी देर तक बीना का इंतज़ार करती रही। वहाँ धूप बढ़ती जा रही थी। मिश्री अपनी चुन्नी लेती है और अपने सिर पर ओढ़ लेती है। वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है। उस गाड़ी में से पारस मिश्री को खड़ा हुआ वहाँ देखता है। मिश्री के चेहरे पर आती हुई धूप से मिश्री बचने के लिए ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, हे कान्हा जी, कुछ तो दया करो, अपनी इस मिश्री पर थोड़ी सी धूप कम कर दो। पारस भी कार से सिर बाहर करके ऊपर की तरफ देखने लगता है। तभी गाड़ी में बैठा ड्राइवर कहता है, सर क्या हुआ? पारस जल्दी से अपना सिर अंदर करता है, कुछ कुछ नहीं, तुम आगे देखकर गाड़ी चलाओ, समझे? गाड़ी आगे बढ़ जाती है। यहाँ मिश्री वेट करते करते एक पत्थर पर आकर बैठ जाती है। मिश्री कहती है, कुछ ज़्यादा देर हो गई बीना को, अंदर जाकर देखूं क्या? मगर उसने मना किया है, अंदर गई तो डांट पड़ेगी, मगर जाकर देखती हूँ। मिश्री खड़ी होती है और जैसे ही अंदर जाने लगती है कि बीना बाहर आते हुए कहती है, तू कहाँ अंदर आ रही थी? मिश्री कहती है, नहीं वो। मिश्री देख मानती हूँ तू मेरी बड़ी बहन है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी हर जगह चेकिंग करेगी। मिश्री कहती है, अरे मैं तो बस तुझे देखने आई थी कि इतनी देर हो गई, आई क्यों नहीं? अच्छा ठीक है चल, बीना ने कहा। मिश्री और बीना रोड के किनारे किनारे चलने लगते हैं। बीना रुकती है और कहती है, वैसे मिश्री तूने बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। आई मीन मैंने फेशियल कराया है तो कुछ फर्क दिख रहा है या नहीं? और मेरे हेयर्स भी कैसे लग रहे हैं? मिश्री कहती है, मेरी बहन तो पहले से ही बहुत सुंदर है और अब और सुंदर लग रही है। बीना कहती है, सच? मिश्री जवाब देती है, हाँ सच में। तभी बीना को धक्का लगता है और कोई उसके हाथ से उसका पर्स लेकर भागने लगता है और बीना मिश्री के ऊपर जा गिरती है। मिश्री के बीना को संभालती है। बीना कहती है, मेरा पर्स। चोर! मिश्री चोर चोर कहती है। दोनों चोर के पीछे भागने लगती हैं कि बीना पत्थर उठाती है और उस चोर को मारती है, मगर निशाना ठीक न होने के कारण वो पत्थर जाकर एक गाड़ी से टकरा जाता है। उस गाड़ी से सायरन बजने लगता है। सायरन सुनकर ड्राइवर भागता हुआ आता है और गाड़ी के टूटे हुए कांच को देखकर कहता है, यह कांच किसने तोड़ा? बिना डर जाती है और इशारा करके मिश्री की तरफ कहने लगती है, यह कांच इसने तोड़ा। ड्राइवर मिश्री पर गुस्सा करने लगता है और बहुत कुछ सुनाने लगता है। मिश्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मिश्री नज़र झुकाए ड्राइवर की डांट सुनने लगती है। तभी पारस वहाँ आ जाता है और कहता है, के वहाँ ड्राइवर किस पर चीख रहा है? केके और पारस वहाँ आते हैं तो ड्राइवर केके और पारस को सब बताता है। केके गुस्से से कहता है, इस गाड़ी का कांच तुमने क्यों तोड़ा? मिश्री कहती है, जी जी वो गलती से। पारस मिश्री को और फिर बीना को देखता है।
मिस्री के आंसू देखकर पारस की नज़रें मिस्री और उसकी झुकी हुई नज़रों से बहते हुए आंसू पर जाती है। पारस के दिल में उसके बहते हुए एक एक आंसू एक भाले की तरह चुभ रहे थे। केके कहता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? 1 करोड़ की गाड़ी है जिसका कांच तुमने तोड़ दिया और कहती हो गलती से। मिस्री रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी। केके कहता है, सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। तुमने हमारी प्रॉपर्टी को हार्म किया है। ये सुन मिस्री डर से बीना का हाथ पकड़ लेती है। बीना मिस्री से अपना हाथ झटके से छुड़वाकर कहती है, सर आपको इसके साथ जो करना है कीजिए, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर बीना वहाँ से भाग जाती है। पारस मिस्री का बीना का हाथ पकड़ता है और बीना का उससे हाथ छुड़वाना नोटिस कर लेता है, पर न जाने क्यों उसे गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करता है और चीखते हुए कहता है, केके गाड़ी मंगाओ। केके कहता है, पर सर इस लड़की का क्या करें? पारस कहता है, केके तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। पारस के गुस्से से मिस्री कांप जाती है। केके गाड़ी मंगवाता है। पारस गाड़ी में बैठता है और कहता है, ड्राइवर से कहो उस लड़की को जाने दें। केके कहता है, मगर सर। पारस अपने गाड़ी के ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर चलो। केके मिस्री के पास आता है और कहता है, शुक्र करो कि आज सर ने न जाने किस मोड़ से तुम्हें माफ़ कर दिया, वरना ऐसे करने के बाद तो सर किसी को बिना सजा दिए छोड़ते नहीं हैं। मिस्री केके के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है, सॉरी। केके कहते हैं, अरे नहीं, आई एम सॉरी। वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया तुम पर, मगर मैं गुस्सा नहीं करता तो पारस सर गुस्सा करते, और पारस सर गुस्सा करते तो खैर छोड़ो, तुम शांत हो जाओ। फिर वहाँ खड़े ड्राइवर से, ड्राइवर पानी लेकर आओ। ड्राइवर पानी लाता है तो केके मिस्री को पानी देकर कहता है, पानी पी लो और जो आज हुआ उसके लिए सॉरी। अच्छा मैं चलता हूँ। मिस्री जब घर आती है तो देखती है बीना चाची के पास बैठी रो रही थी। चाची मिस्री के पास आती हैं और कहती हैं, क्यों महारानी आ गई? प्रभा जी मिस्री के पास आकर कहती हैं, मिस्री तू ठीक तो है ना? मिस्री हाँ में सिर हिला देती है। चाची कहती हैं, ये तो ठीक ही होगी ना, मेरी बेटी को रुलाकर मेरी हिम्मत ही मारी गई थी, जो इस मनहूस को मेरी बेटी के साथ भेज दिया। आज इसका इतना बड़ा दिन है, इसका शगुन है, और आज के दिन मेरी बच्ची को रुला दिया। मिस्री चाची के तरफ देखती है। चाची कहती हैं, क्या घूर रही है? चल जाके सारा काम खत्म कर। आज मेरी बेटी का शगुन है, और हाँ कोई भी कमी रही ना तो। मिस्री कहती है, जी चाची मैं सब कर लूँगी। मिस्री शाम की तैयारियों में लग जाती है। काम करते करते शाम हो जाती है। प्रभा जी उसके पास आती हैं और कहती हैं, मिस्री मेहमान आने वाले हैं बेटा, तू जा रेडी हो जा। मिस्री कहती है, नहीं माँ मैं ठीक हूँ। किरण आते हुए कहती हैं, कैसे ठीक है, घर में फंक्शन है और तेरे ससुराल वाले भी वहाँ आएंगे, तू रेडी क्यों नहीं होगी मिस्री? पर ये काम प्रभा जी कहती हैं वो हम देख लेंगे, तू जाकर तैयार हो जा। मिस्री कहती है, अच्छा ठीक है। किरण भी मिस्री के साथ चली जाती है। मिस्री अपने अलमीरा से कपड़े निकालती है कि किरण बेड पर लेटती हुई कहती है, मिस्री एक बात बता, दो श्योर है ना कि तू राकेश से शादी करेगी? मुझे तो वो कबाड़ी लगता है। मिस्री कहती है, हे चुप, चाची ने सुन लिया ना? किरण कहती है, हाँ तो सुन ले, मैं डरती थोड़ी हूँ, और किरण नाम है मेरा, किसी से नहीं डरती। चुटकी बजाते हुए कहती है, यूं यूं सबको ठीक कर सकती हूँ। मिस्री हंसते हुए कहती है, फिलहाल तू अब अपना हुलिया ठीक कर दे, चॉकलेट गिरा ली है। किरण कहती है, अपना टॉप देखती है और कहती है, अरे यार ये भी अभी होना था। मिस्री किरण के पास आती है और एक गीले कपड़े से किरण के कपड़े साफ करते हुए कहती है, तू भी न बच्ची है, ऐसे गिरा गिरा कर कौन खाता है? किरण कहती है, मैं खाती हूँ। और अच्छा सुनना, तुझे पता है आज राजपूत कंपनी का नया डिजाइन लॉन्च हुआ है? मिस्री कहती है, अच्छा। किरण कहती है, क्या अच्छा? तू मेरी किसी बात को ध्यान से नहीं सुनती, जा
मैं बात नहीं करती, मिश्री कहती है। अरे मेरी प्यारी किरण, सोनी किरण, मान जा, नाराज मत हो। किरण कहती है, नहीं मुझे नहीं मानना। मिश्री कुछ सोचती है और उसके पेट में गुदगुदी करने लगती है। मिश्री नहीं किरण कहते हुए हंसने लगती है। मिश्री हंसते हुए कहती है, नहीं पहले बोल, नाराज नहीं हूँ। किरण हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, नाराज नहीं हूँ, अब छोड़ दे। मिश्री उसको गुदगुदी करना बंद कर देती है। मिश्री तू ना हमेशा ऐसा करती है और मुझे मना लेती है, गलत बात है। मिश्री तू नाराज होना बंद कर दे, मैं ऐसा करना बंद कर दूंगी। अच्छा हाँ याद आया, मिश्री ने सोचते हुए कहा। मिश्री अपने ड्रावर को खोलती है और उसमें से एक चॉकलेट निकालती है और किरण को देते हुए कहती है, ये तेरी चॉकलेट मेरे पर्स में रह गई थी कल। किरण कहती है, अरे तो तू खा लेती। मिश्री कहती है, ना बाबा ना, मुझे नहीं खाना, पता चले रात को सपने में भी तू आकर डराने लगे कि मेरी चॉकलेट क्यों खाई कहकर। किरण बड़ा सा मुंह खोलते हुए कहती है, अच्छा मैं इतनी बुरी हूँ। मिश्री कुछ सोचती है और अपने कपड़े उठाकर कहती है, हाँ नहीं तू उतनी बुरी नहीं है, मगर खाने के मामले में तू बहुत बुरी है। मिश्री ऐसा कहकर अपने वॉशरूम में भाग जाती है। किरण चीखते हुए, क्या कहा? तो रुक जा मिश्री, तू बाहर आ तब बताऊंगी। कुछ देर बाद मिश्री बाहर आती है। किरण रूम में नहीं थी। मिश्री हंसने लगती है और कहती है, किरण तू भी ना बिल्कुल बच्ची है। मिश्री आसमानी रंग का अनारकली सूट पहनी थी और एक छोटा लाल बिंदी लगा ही गोल गोल झुमके पहनती है, हाथ में एक ब्रेसलेट पहनती है और मुस्कुराने लगती है। प्रभा जी आते हुए कहती हैं, मिश्री सब आ चुके हैं, चलो। मिश्री बाहर आती है और देखती है सभी मेहमान आ चुके थे। बीना एक जगह बैठी हुई थी। शुभ बीना के होने वाली पति, सुधा बीना के होने वाली सास और बाकी के सदस्य आ चुके थे। मिश्री वीना के पास जाती है और कहती है, वाह नजर न लगे, आज तो कितनी प्यारी लग रही है। इतना कहकर वो उसको कान के पीछे काला टीका लगाती है। वीना मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ ठीक है, अच्छा एक काम कर, मेरे लिए एक गिलास जूस ले आ। मिश्री मुस्कुरा कर हाँ कहती, हाँ लाती हूँ। मिश्री जा रही थी कि देखती है राकेश और उसके घर वाले आ गए हैं। राकेश देखने में लंबा चौड़ा सुडौल शरीर वाला था, रूपदार पर्सनालिटी थी। मिश्री उसके पास जाती है और सबके पैर छूती है। उसके बाद वो बीना के लिए जूस लाती है और जूस देने लगती है। पूनम मिश्री के पास आती हैं और जूस लेकर कहती हैं, तुम बीना को बड़ी बहन हो ना? मिश्री कहती है, जी। पूनम मुस्कुरा कर कहती हैं, माँ से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। जब से वो यहाँ रिश्ते की बात करके आई थी तब से तुमसे मिलने की चाह रही थी, आज देख लिया। मिश्री मुस्कुरा देती है। पूनम कहती हैं, मगर तुम ये काम क्यों कर रही हो? किसी और को कह दो। मिश्री कहती है, नहीं मैं कर लूँगी, मुझे अच्छा लगता है। तभी राकेश की माँ मिश्री को पूनम से बात करते हुए देख वहाँ आकर खड़ी होती हैं और कहती हैं, मेरी बहू कितनी सुंदर है ना? पूनम कहती हैं, जी ये तो है, तो बहुत सुंदर, मगर ये आपकी होने वाली बहू? राकेश की माँ कहती हैं, हाँ ये मेरे बेटे की होने वाली पत्नी है, तो हुई ना हमारी बहू। पूनम मुस्कुरा देती हैं और वहाँ से आकर बेद जी के पास बैठ जाती हैं। बेद जी कहते हैं, देखा मैं जीत गया, तुम्हारा भाई नहीं आया ना? मगर पूनम कोई जवाब नहीं देती। बेद जी पूनम की तरफ देखते हैं जो मिश्री को देख रही थी। बेद जी पूनम को हिलाते हुए कहते हैं, क्या देख रही हो? पूनम बेद जी को देख कर कहती है, मिश्री को। बेद जी कहते हैं, मिश्री यह वही है ना जिसकी माँ तारीफ कर रही थी? पूनम कहती हैं, हाँ यह वही है, माँ ने कहा था कि उन्हें मिश्री जैसी बहू चाहिए। तब मुझे समझ नहीं आया था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आज मिश्री से मिलकर मुझे यह समझ आ गया कि पारस के लिए एक ऐसी ही लड़की होनी चाहिए। बेद जी हंसते हुए कहते हैं, ऐसी ही लड़की क्यों, इसी से बात कर लेते हैं। पूनम कहती हैं, काश कर सकते, मगर नहीं कर सकते क्योंकि इस लड़की की शादी होने वाली है। बेद जी कहते हैं, कोई नहीं, हम इससे भी अच्छी लड़की ढूंढेंगे अपने पारस के लिए। फिर रस्म शुरू होती है। शुभ की माँ सुधा विंगड़ा को चुनरी पहनाती हैं, उसे उन्हें शगुन के कंगन पहनाती हैं।
सभी औरतें ढोलक बजाकर गाना बजाना करती हैं कि एक औरत कहती है, वैसे आज एक डांस तो मिस्री का भी बनता है, आखिर उसकी बहन का फंक्शन है। मिस्री कहती है, नहीं आंटी मैं कैसे। चाची जी कहती हैं, हाँ हाँ मिस्री डांस क्यों क्यों करेगी, मिस्री डांस करो। मिस्री मना करते हुए कहती है, चाची मैं कैसे। चाची उसे आंखें दिखाते हुए कहती हैं, मिस्री तेरी बहन के लिए। तभी राकेश की माँ कहती हैं, हाँ बहू डांस कर दो। मिस्री कहती है, जी ठीक है। विशाल जाता है और म्यूजिक ऑन करता है। मिस्री डांस शुरू करती है। गाना था, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मिस्री एक स्टॉप लाइट के नीचे बैठी थी। मिस्री डांस शुरू करती है। मिस्री एकदम बीट पर डांस कर रही थी। वो ऐसे थिरक रही थी मानो अपने राम जी का इंतजार कर रही है, मानो वो सच में जोगन बन गई हो। तभी पूनम जी कहती हैं, बेद जी पूछो न पारस से कहाँ है वो। बेद जी साइड में जाकर बात करने लगते हैं, मगर पारस का फ़ोन केके पिक करता है और कहता है, पारस अभी बात नहीं करना चाहता। अचानक से हवाएं चलने लगती हैं, मगर मिस्री का डांस नहीं रुकता। वो न जाने किस ख्यालों में गुम हो चुकी थी। डांस करते करते मिस्री का बनाया जूड़ा भी खुल जाता है और हवाओं के कारण उसके बाल उड़ने लगते हैं। मिस्री जब अपनी सुध-बुध खो चुकी थी, वो बेफिक्र बेबाक सी डांस किए जा रही थी। इसका एक कारण ये भी था, उसके साथ आज सुबह जो भी हुआ वो सब याद आ रहा था। और अचानक उसके सामने पारस का चेहरा आ गया तो उसके चेहरे पर न जाने क्यों मुस्कान आ गई। वो डांस कर गोल गोल घूम रही थी। मिस्री का डांस देखकर सब तालियां बजाने लगे थे। वीर जी पूनम के पास आकर कहते हैं, पूनम तुम्हारा भाई पहले फ़ोन नहीं उठा रहा था और जब उठाया तो केके से बात हुई और वो कह रहा है पारस किसी से बात नहीं करना चाहता। पूनम कहती हैं, मतलब वो नहीं आएगा। वेद कहता है, तुम उदास क्यों होती हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट वर्क हो जो वो नहीं आया। मिस्री गोल गोल घूमने लगती है। घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया। अचानक लाइट चली जाती है। मिस्री घूमते हुए रुकने ही वाली थी कि चक्कर के कारण उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरती है। वो अपनी आंखें दोनों हाथों से बंद कर लेती है कि उसे कोई संभाल लेता है कि लाइट आ जाती है। मिस्री अपना हाथ अपनी आंखों से हटाती है और उसे सामने वाले शख्स का चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। वहाँ खड़े सभी लोग भी हैरान थे और मिस्री अपने आंखों से हाथ हटाती है तो उसे संभालने वाले शक्ल को देख हैरान रह जाती है। उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, आप। वो पारस था। पूनम कहती हैं, बेद जी देखो ना, मैं कहती थी ना मेरा भाई आएगा, लो आ गया। बेद जी मुँह बनाते हुए कहते हैं, क्या यार मैं अपनी शर्त हार गया। पूनम चहकते हुए कहती हैं, चलिए अब मैं जो कहूँगी आपको वो करना होगा। वेद जी कहते हैं, जैसे आज तक तो वो करता आया हूँ जो मैंने चाहा है। पूनम कहती हैं, क्या कहा आपने। वेद जी कहते हैं, अरे कुछ नहीं, वो देखो तुम्हारा भाई मिस्री को कैसे देख रहा है। पूनम जी कहती हैं, हाय कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। मिस्री और पारस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सुजा जी धीरे से पूनम से कहती हैं, मगर बाकी लोग भी इन्हें देख रहे हैं और मिस्री के होने वाले पति को तो देखो कैसे आग बबूला हो रहा है। पूनम हंसने लगती है। वेद पारस के पास जाते हुए कहते हैं, आइए साले साहब, हमें आपका ही इंतज़ार था। ये सुनते ही पारस और मिस्री अलग होते हैं। मिस्री वहाँ से चली जाती है। राकेश का गुस्सा का ठिकाना नहीं था, मगर उसकी माँ ने उसे रोक रखा था। राकेश की माँ कहती हैं, अरे ये तो पारस राजपूत है ना, राजपूत एंड कंपनी के ओनर। पूनम पारस के पास आकर खुशी से कहती हैं, हाँ और ये मेरा छोटा भाई है। राकेश की माँ खुश होते हुए कहती हैं, अच्छा।
पूनम को राकेश की माँ की खुशी बड़ी अजीब लग रही थी। वो कहती है, पारस आओ, तुम्हें सुख की दुल्हन से मिलवाती हूँ। पारस पूनम के साथ चला जाता है। पारस, ये है वीना, सुख की होने वाली पत्नी। पूनम ने वीना की तरफ इशारा करके कहा। पारस को देख वीना कहती है, हेलो, वैसे हम आज सुबह मिले थे, मगर तब मुझे पता नहीं था कि आप सुख के भाई हैं। पारस कहता है, हेलो, इतना कहकर वो अपने फ़ोन लेकर साइड में जाकर एक जगह बैठ जाता है। पूनम और वेद जी भी उसके पास आकर बैठ जाते हैं। पूनम जी पारस के हाथ पर अपना हाथ रखती हैं। थैंक यू पारस आने के लिए। पारस कुछ नहीं बोलता। इधर साइड में खड़ी मिश्री किरण से कहती है, किरण, ये तो घर तक आ गए, कहीं ये मुझे जेल तो नहीं भेज देंगे ना। किरण कहती है, नहीं, तू पागल है, ये शादी अटेंड करने आया है, फिर चला जाएगा। मिश्री किरण के पीछे से रुक रुक कर पारस को देख रही थी। पारस अपने फ़ोन में बिजी था। मिश्री कहती है, वैसे किरण, तू कहती है ये फैशन की दुनिया में के बेताब बादशाह हैं, मगर इन्हें ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी नहीं है। किरण कहती है, अच्छा वो कैसे? मिश्री हंसते हुए कहती है, देखना, कोई ऐसे फंक्शन में कोट पहन कर आता है। किरण भी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी भोली मिश्री, ये एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर है, तुझे पता है, इसे न जाने कितने काम होते होंगे, हो सकता है टाइम न मिला हो। मिश्री कहती है, ओह, जो भी हो। तभी कोई मिश्री का हाथ पकड़कर कहता है, मिश्री, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किरण कहती है, अरे ये कौन सा तरीका है बात करने का? राकेश, छोड़ो मिश्री का हाथ। राकेश कहता है, तुम कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, मैं इसका होने वाला पति हूँ, कहीं भी ले जा सकता हूँ, समझी? किरण, तू चुप जा। मिश्री ने किरण को शांत करते हुए कहा। मिश्री राकेश के साथ जाती है। राकेश मिश्री का हाथ पकड़ उसे छत पर ले जाता है। मिश्री कहती है, आप कहाँ ले जा रहे हैं? राकेश उसे कहता है, वो क्या था आज जो तुमने किया? मिश्री कहती है, क्या किया मैंने? राकेश कहता है, तुम उस आदमी के बाहों में। मिश्री कहती है, छी, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी किरण आते हुए कहती है, मिश्री, तूने दादाजी बुला रहे हैं। राकेश कहता है, तुम जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। किरण कहती है, दादी जी ने अभी बुलाया है, अभी अगर नहीं आए तो दादाजी गुस्सा करेंगे। राकेश कहता है, जाओ। किरण मिश्री का हाथ पकड़ अपने साथ नीचे ले जाती है। राकेश गुस्से में अपना पैर पटकता है। नीचे आकर मिश्री कहती है, दादाजी कहाँ हैं किरण? किरण मुस्कुराती है और कहती है, तुझे दादाजी नहीं, दादी जी ने बुलाया है। मिश्री कहती है, मतलब? किरण कहती है, मतलब कि उस कबाड़ी के पास मैं तुझे ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकती थी। मैं जानती थी वो जिस गुस्से से तुझे ले जा रहा था, पक्का कुछ ऊट पटांग बात करेगा, तो मैं पीछे पीछे आ गई। मिश्री कहती है, किरण, तू पागल है, न जाने वो क्या सोच रहे होंगे। किरण कहती है, वो देवी मैया, अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी, उनसे समझी तो वो क्या सोचता है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी वो जो तुमसे कह रहा था, मेरा तो मन किया एक लगाऊं खींच कर, मतलब वो तेरे कैरेक्टर पर शक कैसे कर सकता है? मिश्री कहती है, किरण, उन्हें जो लगा वो उन्होंने मुझे बताया, इसमें गलत कुछ नहीं था। किरण कहती है, ठीक है, तुझे जो सोचना है वो सोच और खुश हो ले, मगर मैं बता रही हूँ, ये इंसान ठीक नहीं है तेरे लिए। मिश्री, तू शादी को मना कर दे। मिश्री कहती है, तुझसे मैंने कितनी बार कहा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। किरण कहती है, मगर क्यों मिश्री? मिश्री कहती है, वो देख वीना को। किरण वीना की तरफ देखती है। मिश्री कहती है, उसकी खुशी के लिए अगर मेरी शादी नहीं हुई तो उसकी शादी भी नहीं होगी, और मेरे लिए लड़का ढूंढने के चक्कर उससे इतना अच्छा परिवार, इतना प्यार करने वाला पार्टनर मैं नहीं छीन सकती। किरण कहती है, मगर? मिश्री कहती है, अब कुछ नहीं, अब चल मेरे साथ। किरण मिश्री आकर पवन जी के साथ बैठ जाती हैं। पवन जी कहते हैं, मिश्री बेटा तू ठीक है ना? मिश्री कहती है, हाँ अंकल, मुझे क्या हुआ? पवन जी कहते हैं, मुझे प्रभा भाभी ने बताया था कि कल क्या हुआ था। मिश्री ने आंखों में नमी लेकर कहा, अंकल, अब आदत हो गई है इन सब की, अब इन हालातों के साथ समझौता कर लिया है मैंने।
पवन जी कहते हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुझे इन सब से दूर ले जाता। मिश्री कहती है, कोई बात नहीं अंकल, आप मेरे साथ हैं। मुझसे ये कहने के लिए कि मैं हूँ ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कोई साथ दे या न दे, मगर अगर हिम्मत दे दो तो वही काफ़ी होता है। किरण कहती है, अच्छा सिर्फ पापा हिम्मत देते हैं, मैं नहीं। मिश्री कहती है, हाँ। किरण मुंह बनाकर दूसरी साइड देखने लगती है। तभी विशाल आकर कहता है, क्या हुआ किरण दी, आपका मुंह क्यों बना हुआ है? मिश्री की वजह से किरण ने मुंह बनाते हुए कहा, विशाल फिर ठीक है। किरण कहती है, क्या मतलब, तो इसे कुछ नहीं कहेगा? मिश्री, दी कभी कुछ गलत नहीं करेंगी, मुझे पता है। और ये वैसे भी आप दोनों दोस्त का मैटर है, मैं बीच में नहीं पड़ता। किरण कहती है, दोनों बहन भाई बेकार हो। पवन जी, मिश्री और विशाल तीनों को पर हंसने लगते हैं। उसे देख किरण भी हंस जाती है। इधर पंडित जी सगाई का मुहूर्त निकाल रहे थे कि सुधा जी उर्मिला जी के पास आकर कहती हैं, हम चाहते हैं हमारे बेटे की शादी इसी हफ्ते के अंदर अंदर हो जाए, क्योंकि उसके बाद शुभ को लंदन जाना है अपने ऑफिस के वर्क से। उर्मिला जी कहती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। सुधा जी खुश हो जाती हैं। प्रभा जी कहती हैं, उर्मिला मगर इतनी जल्दी? मिश्री की तरफ देखकर कहती हैं उर्मिला जी, अरे जी सब हो जाएगा, मैं हूँ ना। प्रभा जी कहती हैं, चुप हो जाती है। उर्मिला जी बीना के पास आकर धीरे से कहती हैं, अब तो तू भी लंदन जाएगी। बीना खुश होते हुए कहती है, लंदन? पारस उर्मिला जी को देखकर मुस्कुरा रहा था, और मुस्कुराता भी क्यों ना। लंदन की बात सुनकर उनके चेहरे पर और आवाज़ में अलग ही बदलाव आ गया था। पंडित जी कहते हैं, शादी के लिए 5 दिन बाद रविवार का दिन सही रहेगा, और सगाई के लिए कल का दिन शुभ है। सभी खुश होते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, तो तय रहा, सगाई और शादी हमारी दोनों पोतियों के साथ साथ होगी। और राकेश की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? राकेश कहता है, इतनी जल्दी शादी कैसे? राकेश की माँ कहती हैं, हाँ हम सब अरेंज नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी मेरे इकलौते बेटे की शादी है। सुधा जी उदास होकर कहती हैं, मगर अगर बीना की बड़ी बहन की शादी नहीं हुई पहले, तो बीना की कैसे होगी? पारस को एक मैसेज आता है। पारस कहता है, लगता है ये सब जल्दी खत्म नहीं होगा। वो खड़ा होता है और पारस बीच में ही कहता है, आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। राकेश की माँ से शुभ की शादी और आपके बेटे की शादी की तैयारी सब हम कर लेंगे, आप बस अपने बेटे को दूल्हा बना देना। पूनम, बेद जी, शुभ, सावित्री जी और सुधा जी हैरान रह जाते हैं कि पारस ने ऐसा कहा। सुधा बुआ पारस के पास आकर कहती हैं, मगर ये सब कैसे होगा पारस? सब हो जाएगा बुआ, आप चाहती हैं शादी इसी हफ्ते हो तो हो जाएगी। शुभ की शादी उदयपुर में होगी। डेस्टिनेशन वेडिंग और बाकी सब कैसे क्या होगा आपको केके बता देगा, और वो अरेंज भी कर देगा। इतना कहकर पारस पूनम के पास आकर कहता है, दी सारे रिचुअल्स हो गए हो तो मैं जाऊँ, मेरी मीटिंग है। पूनम मुस्कुरा कर कहती है, हाँ कह देती हैं। पारस वहाँ से चला जाता है। उर्मिला जी सावित्री जी से कहती हैं, ये केके क्या वाला है? सावित्री जी कहती हैं, मेरे बेटे का असिस्टेंट है। उर्मिला जी कहती हैं, ओह अच्छा है, ये है केके, कैसा नाम है? सुन, वेद जी से कहता है, जीजा जी मुझे चिकोटी काटिए ना। वेद जी कहते हैं, मगर क्यों? सुख कहता है, क्योंकि ये पारस भैया ही थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, या ये मेरा सपना तो नहीं। वेद जी कसकर शुभ को चिकोटी काटते हैं। शुभ अपना हाथ सहलाते हुए कहता है, हाँ ये तो सच था पारस भैया, मैं इतना बड़ा चेंज, क्या बात है। अब मिश्री वीना सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। सभी रस्में होने के बाद सभी मेहमान चले जाते हैं। राजपूत फैमिली भी राजपूत मेंशन में पहुंचते हैं। आज सभी बहुत खुश थे, क्योंकि पारस ने आज जो किया उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। जैसे वो सिर्फ उस घर में रहता है, उस घर के लोग कैसे हैं क्या है कोई मतलब नहीं। खैर काफ़ी रात हो चुकी थी तो सब सोने चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी, अचानक पूनम की आँख खुलती है।
उसे प्यास लगती है। वो देखती है गिलास में पानी नहीं है। वो पानी लेने किचन में आती है। पानी लेकर वो अपने कमरे में जा रही थी कि देखती है पारस के रूम की लाइट जल रही थी। वो पारस के रूम में जाती है तो देखती है पारस अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था। पूनम उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, पारस तुम सोए नहीं? पारस कहता है, दी नींद नहीं आ रही थी, बस इसलिए। पूनम कहती हैं, सोने की कोशिश करेगा तब तो नींद आएगी। पारस कहता है, दी सच में नींद नहीं आ रही थी। पूनम कहती हैं, अच्छा ठीक है। वैसे आज खुशी हुई जब तुमने सुधा बुआ के लिए सब कुछ खुद अरेंज करने की बात कही। पारस कहते हैं, वो दी आपने ही कहा था ना कि सुधा बुआ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बस इसलिए। पूनम हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, वो जो भी हो। पारस लेकिन तूने उदयपुर ही क्यों चुना? पारस कहता है, वो दी निया, पूरा नाम नियति। निया पारस की छोटी बहन है जो बाहर हॉस्टल में रहती है पढ़ाई के लिए, और वो पारस की लाडली है। का कॉल आया था कि वो शुभ को गिफ्ट देना चाहती है, डेस्टिनेशन वेडिंग करवाकर। तो आप तो जानती हैं ना। निया की बात टाली, मतलब अपनी श्यामत खुद बुलाई। पूनम हंसते हुए कहती है, हाँ वो तो है, मगर वो कब आ रही है शुभ की शादी में? पारस कहता है, वो पता नहीं, कह रही थी उसका टूर जा रहा है तो वो वहाँ जाएगी। पूनम कहती है, और वो शुभ की शादी मिस कर देगी। पारस कहता है, हाँ। पूनम कहती हैं, क्या यार तुम और निया दोनों एक जैसी हो, सिर्फ अपने से मतलब, हमारी फीलिंग की कोई कदर नहीं। पारस कहता है, नहीं दी, ऐसी बात नहीं है, आपकी बात मैं कभी टालता हूँ? पूनम कहती है, हाँ तो तू मेरी हर बात मानता है तो एक बात और मान ले। पारस कहता है, नहीं दी, मैं शादी नहीं करूँगा। आपसे कहा ना, मुझे शादी नाम से ही नफरत है। शादी सिर्फ बर्बादी लाती है, और पारस राजपूत को बर्बाद होने का शौक नहीं है। पूनम कहती है, मगर मैं तो बस ये कह रही थी कि तू उदयपुर हमारे साथ चलना। पारस कहता है, अच्छा ट्राई करूँगा। अब आप जाइए, वरना जीजा जी यहाँ आ जाएंगे आपको ढूंढते हुए। पूनम कहती हैं, ओके ठीक है। पूनम चली जाती हैं। पारस अपना लैपटॉप पर वर्क स्टार्ट कर देता है। तभी पूनम गेट से झांकते हुए कहती हैं, पारस मैं कहना तो यही चाहती थी कि तू शादी कर ले, मगर खैर मुझे इस बात का सुकून है कि तू हमारे साथ चल रहा है। अगले दिन सुबह ही सभी लोग पैकिंग कर लेते हैं और उदयपुर के लिए निकलते हैं। सभी लोग उदयपुर पहुंचते हैं। सभी तैयारियां हो चुकी थीं। सावित्री जी कहती हैं, ये तो पूरा मेन्यू ही रेडी है पहले से। शुभ कहता है, तो माँ आपके कहाँ सोचा था आपको यहाँ काम करना होगा? नहीं माँ, आप पारस राजपूत जी की माँ हैं, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। बेद जी ने पारस के अंदाज में कहा। सावित्री जी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। पूनम शुभ को एक चपत लगाती है, पागल है, सोच समझ के बोला कर। पारस कब आएगा पूनम? पूनम कहती हैं, कहा था ट्राई करेगा। तभी कुछ लोग वहां आकर खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, हेलो मैम, मैं इस शादी के फंक्शन को अरेंज करूंगी, मेरा नाम नित्या है। सावित्री जी कहती हैं, अच्छा तो ये तैयारियां? नित्या कहती है, मैंने की है। सावित्री जी कहती हैं, अच्छा ठीक है। नित्या वहाँ खड़े कुछ लोगों से कहती है, आप इनका सामान इनके रूम्स में रखवा दीजिए। वो लोग सामान उठाने लगते हैं। नित्या कहती है, मैम लड़की वाले। तभी बस आकर रुकती है। उसमें से मिश्री, वीना और बाकी सब निकलते हैं। सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। फिर पूनम मुस्कुराते हुए कहती हैं, नित्या ये है लड़की वाले, और ये दुल्हन वीना और मिश्री, और ये है मिश्री के होने वाले पति राकेश। नित्या सबको अपना इंट्रो देती है। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मिश्री और किरण एक ही रूम में रुकते हैं। मिश्री, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि कभी डेस्टिनेशन वेडिंग देखने को मिलेगी। किरण ने बेड पर लेटते हुए कहा। मिश्री कहती है, हाँ मगर ये सब सिर्फ पारस जी ने किया है। किरण कहती है, हाँ वो तो है, लगता है बहुत अकड़ू हैं, लेकिन है बड़ा मस्त, मतलब इतनी जल्दी सब अरेंज करवा दिया। मिश्री कहती है, हाँ पर उनका गुस्सा उससे ज़्यादा तेज है। किरण कहती है, गुस्सा? मिश्री कहती है, फिर किरण, कि पारस के और
उसकी गाड़ी के साथ क्या हुआ उसके बारे में बताती है। किरण कहती है, अच्छा तो उसने तुझे माफ़ कर दिया ना? मिस्री कहती है, पता नहीं मगर मुझे लगता है मुझे उसने एक बार और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ की गाड़ी का शीशा मेरी वजह से टूट गया। किरण कहती है, तेरी वजह से नहीं, बीना की वजह से। और वैसे भी तूने तो माफ़ी मांग ली थी ना, अब ज़रूरत नहीं है। मिस्री कहती है, मगर। किरण कहती है, अगर मगर कुछ नहीं, बस। मिस्री आगे कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद इधर सभी तैयारियां हो चुकी थी। सगाई के लिए सभी लोग रेडी होकर आते हैं। मिस्री ने एक सिंपल सा लहंगा पहना था, बालों में जूड़ा बनाया था और लाल लिपस्टिक, कानों में बालियां और गले में एक सिंपल सा नेकलेस। प्रभा जी मिस्री के कमरे में आती हैं तो मिस्री को देखकर उनकी नज़र उतारते हुए कहती हैं, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र न लगे। मिस्री मुस्कुरा कर कहती है, प्रभा जी के गले लग जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग, मिस्री और राकेश, बीना और शुभ एक बड़े से शाही सफ़ेद के सोफे पर बैठे थे। उनके चारों ओर फूलों की सजावट थी और नीचे पैरों के पास सफ़ेद फॉग था और वो जगह भी बहुत सुंदर लग रही थी। बीना ने जो ड्रेस पहनी थी वो काफ़ी हैवी थी। आखिर वो राजपूत फैमिली की होने वाली बहू की थी। सुधा जी कहती हैं, बीना कितनी प्यारी लग रही है ना भाभी। सावित्री जी कहती हैं, हाँ मगर मिस्री भी बहुत सुंदर लग रही है। सुधा जी कहती हैं, मगर इसने सिंपल लहंगा क्यों पहना? मैंने देखा था नित्या 2 जोड़े लाई थी। तभी नित्या कहती है, वो मिस्री ने लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वो अपनी माँ की शादी का लहंगा पहनेंगी। सुधा जी कहती हैं, अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद सगाई की अंगूठियाँ मंगवाई जाती हैं। शुभ बेद जी से कहता है, भैया नहीं आए अब तक। बेद जी कहते हैं, कॉल तो की है एस एजुअल। केके ने उठाई और कहा, पारस आ रहा है, रास्ते में है। सबसे पहले अंगूठी मिस्री और राकेश को दी जाती है। राकेश मिस्री को अंगूठी पहनाने के लिए मिस्री का हाथ मांगता है। मिस्री अपनी माँ की तरफ देख रही थी। प्रभा जी मिस्री के पास आती हैं और उसका हाथ राकेश के हाथ में देती। राकेश मुस्कुराता है कि तभी बेद की नज़र वहाँ आते हुए पारस पर पड़ती है। कहता है, भैया आप आ गए। वो उठता है और पारस के पास जाने लगता है कि राकेश के हाथ से न जाने कैसे अंगूठी गिर जाती है और पारस के कदमों के पास आकर रुकती है। बेद जी कह सुबह और पूनम पारस के पास आते हैं। शुभ को कसकर पारस को गले लगा लेता है। मिस्री की नज़र भी पारस पर पड़ती है और पारस भी मिस्री को देख रहा था और उस अंगूठी को जो उसके कदमों के पास थी। पारस उस अंगूठी को उठाकर मिस्री की तरफ ले जाने लगता है और राकेश और मिस्री के पास आकर कहता है, ये अंगूठी। कि सुधा बुआ कहती हैं, बेटा ये राकेश की होने वाली पत्नी मिस्री है। पारस को ये सुनते ही न जाने कुछ अजीब सा दर्द हुआ। वो बस मिस्री को देख रहा था और मिस्री पारस की तरफ। दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखता देख राकेश कहता है, हेलो मिस्टर, मेरी अंगूठी दो। पारस अंगूठी देने ही जाता है कि न जाने कहाँ से कोई किसी बच्चे से पारस को झटका लगता है और अंगूठी मिस्री की उंगली में डल जाती है। मिस्री अपने हाथों में पड़ी अंगूठी को देखती है और राकेश गुस्से से कहता है, ये क्या? पारस राकेश के बच्चे की वजह से ये हुआ। सभी लोग शॉक्ड होकर देखते हैं कि पूनम बात संभालते हुए वहाँ आकर कहती हैं, ये बच्चे भी ना, कोई बात नहीं। मिस्री अंगूठी निकाल दो राकेश, राकेश दोबारा पहना देगा। राकेश की माँ भी कहती हैं, हाँ बेटा निकाल दो इसे। राकेश गुस्से से कहता है, मिस्री इस अंगूठी को निकालो। मिस्री अंगूठी निकालने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल रही थी। मिस्री बहुत ट्राई करती है मगर अंगूठी नहीं निकलती। राकेश जो अब गुस्से में भर चुका था, मिस्री का हाथ लेता है और उससे अंगूठी खींच के निकालने की लगता है। मिस्री दर्द से कराहते हुए कहती है, आह। पारस के दिल में ये आह चुभ जाती है। उसके मुंह से अचानक निकलता है, आराम से, दर्द हो रहा है उसे। सभी लोग पारस की तरफ देखते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर अंगूठी नहीं निकल रही तो वैसे भी अंगूठी थी तो राकेश के घर की ही।
न अब मिस्री के हाथ में है तो काफ़ी है, रस्म को आगे बढ़ाओ। राकेश गुस्से से मिस्री का हाथ झटक देता है। राकेश की माँ राकेश का हाथ कसकर पकड़ उसे शांत होने का इशारा करती हैं। पारस वहाँ से हटकर साइड में जाता है और केके को कॉल करके उसे बुलाता है। अब मिस्री राकेश के हाथों में अंगूठी पहनाती है। सभी तालियां बजाते हैं। फिर बीना और सुख की रिंग सेरेमनी होती है। उर्मिला जी बीना के पास आकर उसकी अंगूठी देख धीरे से कहती हैं, हीरे की अंगूठी है। बीना धीरे से कहती है, हाँ माँ। उर्मिला जी धीरे से कहती हैं, वैसे कुछ भी कहो, तूने लड़का बहुत अच्छा फंसाया है। मतलब मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतने अमीर खानदान में तेरा रिश्ता कर पाऊंगी। बीना कहती है, वो तो मेरा और मेरी खूबसूरती का कमाल है माँ। फिर ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। सभी एक एक करके डांस करते हैं। तभी केके वहाँ आता है। पारस कहता है, केके मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे रूम में। पारस और केके चले जाते हैं। रिंग सेरेमनी के फिनिश होने के बाद सभी लोग सेरेमनी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। मिस्री अपने रूम में लेटी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और टहलने लगती है। मिस्री के जहन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि क्यों पारस जी को देख मुझे कुछ अजीब सा लगता है, क्यों उन्हें देख मैं बस उनको देखती रहती हूँ। हे कान्हा जी, न जाने क्या है ये, क्यों ऐसा हो रहा है। चलते चलते अचानक मिस्री की नज़र पुल पर पड़ती है। मिस्री कहती है, यहाँ पुल भी है। मिस्री खुश होकर पुल के पास जाकर बैठ जाती है और अपने पैर उसमें डाल देती है। उसे उसमें बहुत सुकून महसूस होता है। वहाँ मिस्री अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी कि कोई कहता है, तुम यहाँ बैठी हो और मैं न जाने कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढ रहा था। मिस्री पलट कर देखती है। वो राकेश था और उसके हाथ में एक बड़ा सा कप था। मिस्री कहती है, आप यहाँ। राकेश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं क्यों नहीं आ सकता क्या। मिस्री, नहीं ऐसी बात नहीं है। राकेश मिस्री के पास आकर बैठ जाता है और अपने कॉफ़ी का कप मिस्री की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पियोगी। मिस्री कहती है, नहीं आप पीजिए। राकेश मुस्कुरा कर कहता है, आज सगाई बहुत अच्छी रही ना। मिस्री कहती है, हाँ। राकेश कॉफ़ी का एक सिप लेकर कहता है, अच्छा तुम्हें पता है मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुम बहुत सीधी साधी भोली भाली लड़की हो, और पता है मेरी माँ जो कहती हैं वो सही होता है। मिस्री कुछ नहीं बोलती। राकेश कहता है, वैसे तुम ये बताओ तुम्हें अंगूठी कैसी लगी। मेरा मतलब है मैंने जो तुम्हारे लिए अंगूठी लाई थी वो अच्छी थी ना। मिस्री कन्फ्यूजन में कहती है, हाँ। राकेश अपने कॉफ़ी को पीते हुए कहता है, अच्छा दिखाओ तो तुम्हारे हाथों में कैसी लगती है अंगूठी। मिस्री को कुछ समझ नहीं आता। वो चुपचाप अपना हाथ राकेश को दिखा देती है। राकेश कहता है, हाँ सच में तुम्हारे हाथों में ये अंगूठी बहुत सुंदर लग रही है। कि अचानक उसकी कॉफ़ी मिस्री के हाथ पर गिर जाती है। मिस्री दर्द से चीखते हुए आह करती है। राकेश घबरा कर कहता है, ओह सॉरी सॉरी, वो गलती से तुम्हारे हाथ पर कॉफ़ी गिर गई। मिस्री रोने लगती है। राकेश, सॉरी मिस्री, मैं भी न पागल हूँ, न जाने कैसे ये। मिस्री कहती है, कोई बात नहीं। राकेश कहता है, चलो मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगवा देता हूँ। मिस्री दर्द से अपना हाथ पकड़ती हुई कहती है, नहीं मैं कर लूँगी। राकेश कहता है, पक्का। मिस्री कहती है, हाँ मैं कर लूँगी। मिस्री अपने रूम में आती है। उससे बहुत दर्द हो रहा था, मगर सब सो रहे थे, इसलिए वो खुद सब जगह ऑर्नामेंट देखती है, मगर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। सब सो रहे थे। ये सोचकर मिस्री कहती है, बिना कुछ बोले चुपचाप आकर लेट जाती है। मिस्री को दर्द के कारण रोना आ रहा था, मगर किरण की नींद खराब न हो इसलिए वो बिना किसी आवाज़ के रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह मिस्री की नींद खुलती है। वो उठती है तो देखती है उसके हाथ पर हल्दी लगी हुई थी। मिस्री को समझ नहीं आता तो किरण की तरफ देखती है जो अब भी सो रही थी। मिस्री मुस्कुराती है और कहती है, शायद किरण ने लगाई होगी। फिर मिस्री रेडी होने चली जाती है। सभी लोग हल्दी के लिए तैयार होते हैं।
नित्या ने पहले ही सभी तैयारियां कर रखी थी। सुधा जी सावित्री जी से कहती हैं, भाभी वैसे नित्या काम बड़ा अच्छा करती हैं। देखो ना सभी तैयारियां कितने अच्छे तरीके से की हैं। सावित्री जी कहती हैं, हाँ सही कहा। तभी पूनम जी भी आते हुए कहती हैं, माँ बुआ जी आप रेडी नहीं हुए, जाइए हल्दी की रस्म शुरू करनी है। सुधा बुआ कहती हैं, हाँ बस जा रहे हैं। कुछ देर बाद सभी आते हैं। कुछ औरतें ढोलक बजा रही थी, कुछ लड़कियां वहाँ डांस कर रही थी। सुबह और राकेश की हल्दी लगती है, वहीं शगुन की हल्दी मिश्री और मीना के लिए आती है। हल्दी की रस्म होती है। बीर जी पारस को देखते हैं जो फोन में ही बिजी था। वो कहते हैं, पारस तुम भी डांस करो। पारस कहता है, नहीं मैं डांस नहीं करूँगा। तभी पूनम जी आती हैं और कहती हैं, क्या पारस तू यहाँ शादी अटेंड करने आया है तो शादी अटेंड करना, क्या फ़ोन में लगा हुआ है। पारस दी वो कुछ शेयर से कर रहा था। पूनम कहती हैं, वो सब मुझे पता नहीं, तू अभी चल डांस करने। वेद और पूनम जब बहुत जिद करते हैं तो पारस कहता है, के भागता हुआ आता है और कहता है, जी सर। पारस कहता है, तुम डांस करो। के और बाकी सब चौंकते हुए कहते हैं। पूनम जी कहती हैं, पारस मैं तुम्हें डांस करने को कह रही हूँ, के से नहीं। पारस कहता है, क्यों दी, के भी तो शादी अटेंड करने आया है न, तो उसे भी डांस करना चाहिए। के डांस करके दिखाओ। के कहता है, सर मुझे डांस नहीं आता। पारस कहता है, के तुमने सुना नहीं। के कहता है, पूनम मैम आप क्यों इनके डांस करने को कह रही हैं। आपको पता है ना, जब आप इनसे ऐसा कुछ कहती हैं तो जो ये नहीं करना चाहते तो मेरी बैंड बजाते हैं। पारस कहता है, क्या कहा के घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। पूनम पारस का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तो डांस करेगा या नहीं। पारस कहता है, के मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। के कहता है, जी सर मैं अभी डांस करता हूँ। के को डांस नहीं आता था, वो फिर भी हाथ पैर फेंकते हुए डांस करता है। के को डांस करता देख बेची शुभ और बाकी सब हंसने लगते हैं। पारस की नज़र राकेश पर पड़ती है। वो तो एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा दी आप चाहते हो ना मैं डांस करूं, तो एक काम कीजिए, एक कप कॉफ़ी लाइए। पूनम कहती हैं, क्या डांस करने के लिए तुझे कॉफ़ी पीनी है। पूनम कॉफ़ी लेने चली जाती हैं। पारस कहता है, हाँ दी। बेन जी पारस के बगल में आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, क्या यार पारस तुमको समझना बहुत मुश्किल है, मतलब डांस और कॉफ़ी का क्या रिलेशन। पारस कुछ नहीं बोलता, वो बस राकेश को देख रहा था। पारस कहता है, जीजा जी वैसे सुख को डांस करने को नहीं कहेंगे क्या। वेद जी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं कहूँगा। फिर वेद जी शुभ को आवाज़ लगा कर कहते हैं, शुभ थोड़ा डांस वांस करके दिखाओ भाई। शुभ उछलते हुए, अरे जीजू ये भी कोई कहने की बात है, अभी कर देते हैं। शुभ खड़ा होता है और डांस करने लगता है। शुभ वेद जी को भी डांस करने के लिए खींचता है तो वेद जी भी डांस करने लगते हैं। सावित्री जी और सुधा जी भी में साथ में डांस करने लगती हैं। सभी पारस को इशारे से के कुछ कहता है। के जाता है और राकेश को भी डांस के लिए बुला कर लाता है। राकेश भी डांस करने लगता है। जश्न का माहौल था, सभी मस्ती से डांस कर रहे थे। दोस्तों पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। दोस्तों आगे मिस्री का बदला क्या पारस राकेश से लेगा, ये कहानी जानने के लिए आगे का पार्ट सुनना ना भूलें। इसलिए प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।